हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो अध्याय थे वो सब हमने पढ़ लिए। तो लगातार लंबा हमारा कोर्स जो चल रहा है उसके साथ साथ आप लोग भी अपना जो पढ़ाई का रूटीन है उसको बनाए रखें, नियमितता दें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन के संविधान की विशेषता हमने पढ़ ली। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, उसकी शक्तियाँ पढ़ ली, राजा राजमुकुट के में अंतर पढ़ लिया, राजमुकुट की शक्तियाँ पढ़ ली। यानी कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स भी इसके पढ़ लिए हैं। आज ब्रिटेन के संविधान का एक विशेष टॉपिक ब्रिटिश संसद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत की संसद से आप लोग परिचित हैं कि किस रूप में भारत की संसद जो है वो किस रूप में भारत संसद में व्यवस्थापिका क्या क्या काम करती है। भारत संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भारत की संसद से परिचित है कि संसद यानी व्यवस्थापिका यानी पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये कानून बनाने की फैक्ट्री होती है। इस चीज़ से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो इसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। तो भारत और ब्रिटेन के संविधान में काफ़ी हद तक साम्यता है, और इसी साम्यता की वजह से ब्रिटिश संसद भारतीय संसद के काफ़ी करीब है। लेकिन इतने करीब होने के बावजूद काफ़ी सारे इसमें अंतर है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कंफ्यूज ना हो, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज है। तो वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, और उसी के शासन के प्रकारों में संसदात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था भी आपको मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ शक्तियों का एकीकरण हो जाता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि उसमें प्रधानमंत्री क्या सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग उससे उसका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, संसदात्मक के साथ में अध्यक्षात्मक आता है, या तो संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी या फिर अध्यक्षात्मक। उसी प्रारूप में एकात्मक शासन के साथ में हमेशा संघात्मक शासन व्यवस्था आती है कि शक्तियां एक जगह एकत्रित है तो वो एकात्मक है, शक्तियां विकेंद्रित है तो वो संघात्मक है। दोनों में से एक एक ही हो सकता है। तो ब्रिटिश संसद हम लोग जानते हैं, हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा है कि ब्रिटिश संसद विश्व की ही, केवल ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि विश्व की एकमात्र सर्वोच्च संस्था है। विश्व में ऐसी संसद और कहीं भी नहीं मौजूद है जैसी ब्रिटेन में है। तो क्यों है ब्रिटेन में संसद इतनी पावरफुल? हमने पढ़ा था ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं में कि ब्रिटिश संसद क्या है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य कर सकती है। ये कोटेशन थी डी लोम्ब की, और उस कोटेशन की ही मैं चर्चा कर रही हूँ। तो ब्रिटिश संसद इतनी मतलब विश्व व्यापक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान में जिसकी संसद है, ब्रिटिश संविधान की संसद क्या है, अन्य सभी संविधानों की जननी है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च संसद मानी जाती है। कि ब्रिटेन के संविधान में जो संसद है वो सर्वोच्च बन जाती है। क्यों सर्वोच्च बन जाती है, उसके कारणों को हम जानेंगे कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के कारण क्या है। तो पहले तो हम संसद को समझें कि ब्रिटेन के संविधान में जो संसद है उसे हमारे राजवेता किस रूप में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बार इसके प्रश्नों को भी जानना होगा, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है बहुत ही
बड़ी संसद है और इस संसद के ऊपर प्रश्न बहुत अलग अलग तरह से बनते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके प्रश्न के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि ब्रिटिश संसद पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ। जैसे प्रश्न है बनता है इसका कि ब्रिटिश संसद एक प्रमुख एवं सर्वोच्च निकाय है, इसकी व्याख्या कीजिए। या तो ऐसा बन सकता है प्रश्न, या फिर ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के प्रतिबंधों का वर्णन कीजिए, या ब्रिटिश संसद विशाल गगनचुंबी या वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्तियों का मुख्य स्थान है। ये कोटेशन है फाइनर की, और फाइनर के इस कथन को स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश संसद की सीमाओं का भी हमें वर्णन करना है। तो जब हम बात करते हैं इस संसद की, तो संसद के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, संसद कौन कौन से काम कर सकता है, तो इन्हें हमें समझना होगा। सर कोख का कहना है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतने सर्वोपरि व पूर्ण है कि इसे कोई अपनी सीमाओं में बांध नहीं सकता है। ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है और ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली में लिखा गया है कि ब्रिटेन में कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था केवल ब्रिटिश संसद है। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके संबंध में ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती। संसद कानून बनाने के अतिरिक्त कानून में परिवर्तन करने का भी अधिकार रखती है। फीडमैन का कहना है कि संसद के पास कानून बनाने की असीमित शक्ति है। संसद को विधेयक पास करने की शक्ति है, वही कानून बनाती है। इसकी वैधानिकता, नैतिकता महान सिद्धांतों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का विषय नहीं है। कि चाहे कोई सा भी विषय है, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो ब्रिटिश संसद को कोई वैधानिक चुनौती दे सके, क्योंकि एकमात्र कानून बनाने की संस्था ही ब्रिटिश संसद है और इसके ऊपर इसकी सर्वोच्च स्थिति इसे प्राप्त है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है और सारी शक्तियां एक जगह एकत्रित हैं। जब हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका कार्य करती है, कानून का निर्माण करती है, तभी कार्यपालिका का कार्य शुरू होता है उसे क्रियान्वित करने का। और कार्यपालिका जब कार्य करती है तो फिर क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का, भारत में तो है ये व्यवस्था कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उन कानूनों की पुनः जांच करती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर ब्रिटेन की संसद कानून न बना सकते। ऐसी कोई व्यक्ति या संस्था नहीं है जो ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कानूनों को, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दे सके। ऐसा कोई समय नहीं है कि जब ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए हुए कोई कानून सम्राट या राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए गए हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी असीमित शक्तियों की वजह से ब्रिटिश संसद सर्वोच्च बनी हुई है। तो ये सर्वोच्च क्यों बनी हुई है, इसके कारण को हम जानेंगे। जैसा हमारे राजनेताओं ने अपनी अपनी कोटेशन के माध्यम से भी ये समझाने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। तो उसका पहला जो कारण है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का, वो क्या है, उसे अब हम पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश संसद की बात जब हम करते हैं इसकी सर्वोच्चता की, तो ब्रिटिश संसद क्या है, तो यह विधि निर्माण में एकमात्र सत्ता होने के कारण ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संसद को वैधानिक चुनौती देने वाली कोई संस्था नहीं है। वह किसी भी विषय पर कोई सा भी कानून बना सकती है, उसे संशोधित कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है।
और इसीलिए डी लोंग ने अपने कोटेशन के द्वारा ये समझाया कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। तो यही बात पुनः दोहराते हैं कि इसकी वैधानिकता, इसकी नैतिकता, इसकी कानून व्यवस्था या इसके जो संस्था है, इसमें पूरे के पूरे अधिकार क्षेत्र में आता है कि ब्रिटिश संसद को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां यहीं पर सम्मिलित होती है और इसीलिए ये सर्वोच्च संस्था बनी हुई है। दूसरे कारण की जब हम बात करते हैं तो दूसरा कारण है साधारण तथा संवैधानिक कानूनों पर समान अधिकार। हमें ये भी ज्ञात है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान होने की वजह से क्या होता है कि अलिखित संविधान होने की वजह से कानूनों में परिवर्तन भी बहुत ही शीघ्रता से हो जाते हैं और इन परिवर्तनों को ब्रिटिश संसद ही संशोधित करती है। इन परिवर्तनों को ब्रिटिश संसद ही रद्द करती है और नए जो संशोधन हुए हैं, नए संविधान का जो निर्माण हुआ है, उसे भी ब्रिटिश संसद ही इम्प्लीकेट करती है, कानूनों को लागू करती है। तो तीनों व्यवस्थाओं में साधारण कानून द्वारा ही क्या हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है और उसे रद्द भी किया जा सकता है। तो इसलिए साधारण तथा संवैधानिक कानूनों पर संसद को समान अधिकार प्राप्त है। साधारण हो या वैधानिक, दोनों ही प्रकार के कानूनों पर ब्रिटिश संसद को समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि दोनों ही कानूनों को वह साधारण बहुमत से परिवर्तित करने की या पारित करने का अधिकार वह रखती है। तो चाहे कानून साधारण हो, चाहे वो कानून बहुत ही बड़ा संवैधानिक कानून का रूप ले चुका हो, लेकिन ब्रिटिश संसद उन कानूनों को रद्द करने, उसे परिवर्तित करने या उसे संशोधित करने में तो उसको अधिकार है कि वो ऐसा कुछ भी कार्य कर सकती है। उसके बाद में आता है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का पूर्ण रूप से अभाव है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव होने के कारण ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था जब हमने पूरा न्याय व्यवस्था को या न्यायपालिका को पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था इस टर्म को कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, नहीं आ रहा? तो वो हम लोग पढ़ते हैं, पुनः आपको दोहरा देती हूँ कि जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, न्यायिक यानी न्याय, पुनरावलोकन पुनः अवलोकन करना। तो न्याय का पुनः अवलोकन करना ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहलाता है, जिसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, जिन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका तत्पर है, उन कानूनों में कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं आ गई, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं मौजूद है जो पुराने कानूनों में कहीं टकराव पैदा कर रही हो, या पुराने हमारे मौलिक अधिकारों में कहीं ऐसी कोई उसमें कंडीशन आ गई हो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उसमें हनन हो रहा हो, या उसमें कोई न्याय की बात आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन करते समय उसे परिवर्तित कर सके। तो इस परिवर्तन की वजह से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां तो बढ़ती ही है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पे भी एक नियंत्रण स्थापित रहता है कि ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापिका जो मर्जी आए वो कानून बना सकती है। जैसा ब्रिटेन के संविधान के बारे में ही कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन के संविधान में, यदि ब्रिटिश संसद ने ऐसे कानून का निर्माण कर दिया
कि जितने भी नीली आंखों वाले लोग हैं उनको मार दिया जाए, कि नीली आंखों वाले बच्चों को जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाए। तो कौन मानेगा इस कानून को? ऐसा कानून यदि ब्रिटिश संसद बना देती है तो बनाने वाले भी बेवकूफ और मानने वाले भी बेवकूफ ही माने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत अधिक प्रेशर है। कानूनों को कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ब्रिटिश संसद को कंट्रोल करती हैं, तो संसद अपनी मनमानी नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था उच्च होते हुए भी लेकिन अपनी मनमानी करने के लिए वो अपना अधिकार नहीं रखती कि वो मनमानी करे। तो बात हम न्यायिक पुनरावलोकन की कर रहे थे। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में इस व्यवस्था का अभाव है। तो ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव होने के कारण जो ब्रिटिश संसद ने कानून का निर्माण किया है उन कानूनों को लागू करने में समय नहीं लगता और वो कानून आसानी से लागू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और शायद आगे भी रहेगी। मुख्य ढांचा अवश्य लिखा गया है इसका, लेकिन वो भी बहुत ही कम लिखा है नगण्य के रूप में। तो उस नगण्यता की वजह से ही ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और उसमें साधारण बहुमत से संवैधानिक कानूनों को आसानी से बदला जा सकता है। तो ये 3 कारण थे इसकी सर्वोच्चता के। लेकिन क्या ब्रिटिश संविधान संसद इतनी सर्वोच्च हो सकती है कि वो जो मर्जी आए वो कानून बना दे, जो मर्जी आए उन कानूनों को माना जाए और जनता माने? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पर पूर्ण प्रतिबंध की भी वहां पर व्यवस्था है। तो पूर्ण प्रतिबंधों को हम आज केवल पॉइंट्स के नाम पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश संसद को प्रतिबंधित करने के लिए वहां का जनमत जो है वो सदैव तत्पर रहता है। ब्रिटिश संविधान का जनमत कभी भी ब्रिटिश संसद को गलत कानून बनाने के लिए रोकता है, कभी भी उसको प्रेरित नहीं करता। तो वहां का जनमत काफी पावरफुल है। दूसरी बात हम करते हैं नैतिक बंधनों की। तो नैतिक बंधन संविधान में लिखित नहीं है, भारत में भी नहीं है। तो ब्रिटिश का तो संविधान पूरा ही अलिखित है, तो वहां तो लिखा होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो लेकिन नैतिक बंधन इतने ज्यादा मजबूत है कि उन बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है और इस नैतिक बंधन को तोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप को तोड़ने के समान ही होता है। अगला है परंपराएं, कि वहां पर विशिष्ट रीति रिवाज और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और उन्हें मानना जनता का और ब्रिटिश संसद के सदस्यों को अवश्य ही मानना पड़ता है और उस परंपरा को वो लगातार निभाते रहते हैं। अगली बात हम करते हैं तो वहां पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। वहां पर विधि का शासन है, वहां पर वेस्टमिनिस्टर अधिनियम है, प्रदत्त व्यवस्थापन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन भी वहां पर मौजूद है। और इसी वजह से ब्रिटिश संसद अपनी सर्वोच्चता लिए हुए होने के बावजूद भी कई सारे प्रतिबंधों को मानती है और उसका सामना करती है।